जी जी जी, मैं अभी शो कर रहा हूँ आपको। ये रही स्क्रीन। अब आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, आई थिंक सो। ठीक है, नहीं हो रही तो बता दीजिएगा। चले। अच्छा, अब देखें हमारे पास ना डिसीजन सिंबल को अभी मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई डायमंड शेप सिंबल है। अच्छा, अगर किसी को कोई भी मसला हो रहा हो कनेक्टिंग में, तो सिद्रा आप उनको काइंडली रिप्लाई कर दीजिएगा व्हाट्सएप चेक करके। मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन, तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ओके। तो डिसीजन सिंबल जो है ना वो ये वाला होता है, डायमंड शेप। इसमें कोई भी किस्म की डिसीजन अगर कंप्यूटर ले रहा है अपने एंड से, तो वो डिफाइन की जाती है। नाउ हमारे पास आखिरी चीज क्या होती है भाई? फ्लो लाइंस होती हैं। फ्लो लाइंस क्या करती हैं? हमारे पास ये बताती हैं कि फ्लो कहाँ जा रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे फ्लो नॉर्मली तो ड्रॉप डाउन जा रहा होता है, लेकिन फ्लो कभी कभी इस साइड पे भी जा रहा होता है, और फ्लो कभी इस साइड पे भी जा रहा होता है, कभी उस साइड पे भी जा रहा होता है। तो जहां पे फ्लो जिस वक्त जा रहा होता है ना, वो फ्लो लाइंस के थ्रू हम डिफाइन करते हैं, राइट? तो दिस इज वेरी बेसिक, ये बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई भी समझने की बात नहीं है कि जहां पे फ्लो जा रहा होगा वहां हम एक फ्लो लाइन को ड्रॉ कर देंगे और उस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे। वेरी सिंपल। अब देखो, ये वाला प्रोग्राम समझाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अभी आपको ना ये वाला प्रोग्राम समझ में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोगों ने बेसिक बेसिक जो चीजें हमने अभी पढ़नी है ना, वो हम लोगों ने पढ़ी नहीं होंगी, जो कि अभी हम सूडो कोड में पढ़ने वाले हैं। लेकिन चलो, थोड़ा सा फ्लो चार्ट को डिफाइन करने के लिए कि भाई कैसे उसका फ्लो काम कर रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो चार्ट, मैं आपको बता देता हूँ। अभी नहीं भी समझ में आए ना, तो अभी इग्नोर कर देना, क्योंकि यही चीज मैं दोबारा आपको रिकॉल करूंगा कि जब मैं आपको इफ एल्स के स्टेटमेंट पढ़ा चुका हुआ सूडो कोड के अंदर। फिर हम यहाँ पे आएंगे और इस प्रोग्राम को दोबारा देखेंगे, हमें हर चीज वेरी 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 क्लियरली समझ में आनी होगी। ओके, देखो भाई, हमने सबसे पहले बात की थी कि भाई स्टार्ट, इस टर्मिनेटर सिंबल से हम स्टार्ट लेते हैं। हमने स्टार्ट लिया। अगर हमें स्क्रीन पे कोई आउटपुट शो करना होगा, यानी आउटपुट का मतलब होता है कि स्क्रीन पे कोई प्रॉम्प्ट, कोई मैसेज, कोई चीज डिस्प्ले करवानी होगी, तो हम ये वाला पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करेंगे, एज पर अभी हमारी बात हुई थी। इसके अंदर हम लोगों ने यूजर को प्रॉम्प्ट किया कि भाई हाउ मेनी टिकट्स वुड यू लाइक टू बाय, ये इसको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखा। अब जो यूजर ने इनपुट किया वो हमने एक वेरिएबल में आगे स्टोर करवा दिया, जिस वेरिएबल का नाम है एन। अभी तुम्हें वेरिएबल की कोई डिस्कशन समझ में ना आए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि सारी बातें अभी हमने करनी है। अब ये याद रखो, बस एक इनपुट का फंक्शन था, एक आउटपुट का फंक्शन था, दोनों के लिए हमने पैरेललोग्राम यूज किया था, बस सिंपल इज दैट। उसके बाद हम लोगों ने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन ये लिया कि क्या एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एंड एक बूलियन ऑपरेटर है, इसका वर्किंग मैं बाद में समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि एंड जो है वो ये करता है कि यहाँ एंड के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ जो कंडीशंस दी हुई होती हैं, अगर वो दोनों कंडीशंस एट अ टाइम ट्रू होती हैं, तो एंड का ऑपरेटर उसको ट्रू करता है, अदरवाइज उसको फॉल्स कर देता है। यानी कि अगर सिर्फ एक भी फॉल्स होगी और एक ट्रू हो जाएगी, तो एंड इसको कलेक्टिवली फॉल्स कर देगा। सही है, इतनी बात बस अभी याद रख लो। याद ना भी रखो तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, कोई मसला नहीं है। अब ये एक डिसीजन सिंबल है, ये डिसाइड करेगा कि क्या एन की वैल्यू जो इनपुट की गई है। हाँ, ये तो समझ लो कि भाई ये सवाल है क्या। ये सवाल ये है कि भाई टिकट्स आर सोल्ड फॉर अ कंसर्ट, एक कॉन्सर्ट हो रहा है जिसमें एक टिकट की प्राइस है $20। अगर वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने 10 टिकट परचेज किए ना, तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर किसी ने 20 टिकट परचेज किए तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 20% का। लेकिन 25 टिकट से ज्यादा कोई भी नहीं खरीद सकता। एक ही टाइम में 25 से ज्यादा टिकट कोई नहीं खरीद सकता। इसका मतलब यह है कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट कोई अवेल कर सकता है वो है 20% का इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। अब आते हैं, यूजर ने इनपुट किया कि मुझे कितने टिकट चाहिए। लेट सपोज कोई भी उसने इनपुट किया, ये चेक करेगा कि क्या यूजर का इनपुट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 26 भी है। दोनों चीजें ट्रू है या नहीं है। अगर है तो वो आ जाएगा यस के ऊपर। यस के ऊपर आएगा, चेक करेगा कि क्या एन की वैल्यू लेस देन 10 है, क्योंकि अगर लेस देन 10 है तो ऊपर देखो कि यहाँ पे लेस देन 10 के लिए कोई भी डिस्काउंट पैकेज नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर एटलीस्ट टिकट जो है वो 10 टिकट जो है वो बाय किए जाएंगे ना, तो उस पे 10% डिस्काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर 9 टिकट भी परचेज किए गए ना, तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे यही कंडीशन। अब देखो ना, ये डिसीजन ले रहा है कंप्यूटर खुद यहाँ पे कि क्या एन की वैल्यू लेस देन 10 है। अगर तो है, तो डिस्काउंट यानी डी, एक वेरिएबल है उसको रिप्रेजेंट करे डिस्काउंट को, तो डी को एक वैल्यू दे दो जो कि क्या है 0। अब देखो, एक वेरिएबल को वैल्यू अलॉट की जा रही है ना, दिस इज अ प्रोसेस। प्रोसेस है तो इसको किस सिंबल में डिफाइन करेंगे? एक रेक्टेंगल के अंदर, राइट? और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि एन की वैल्यू 10 से छोटी नहीं है बल्कि 10 से बड़ी है। तो फिर वो चेक करेगा कि क्या एन की वैल्यू 20 से छोटी है।
तो अगर वो 19 तक भी है ना तो उसको 20% डिस्काउंट नहीं मिल सकता, क्योंकि 20 टिकट्स लेने के बाद ही 20% डिस्काउंट मिलेगा, वरना 10% ही रहेगा 19 तक। तो ये चेक करेगा क्या, अगर तो यस यही है कि भाई लेस देन 20 ही टिकट्स परचेज किए हैं एक सिंगल ट्रांजेक्शन में, तो उसको डिस्काउंट दे दो 0.1। अब ये 0.1 का जो फंडा है ना, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। असल में रियल वैल्यू से अगर मैं मतलब 100% 1 से डिनोट करूँ ना, तो 0.1 10% बनेगा, और 0.2 जो है वो, सॉरी, 0.1 10% बनेगा, और 0.2 जो है वो 20% बनेगा। ये फिजिक्स का भी हम डिफाइन करते हैं ना, जब मशीन्स पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि 1 जो है वो 100% को डिनोट कर रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिया हुआ है, उसको छोड़ दें। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर ये भी नो हो गया, अगर ये भी नो हो गया, तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ एन जो है वो 10 से छोटी भी नहीं है, ठीक है। 10 से छोटी नहीं है, इसका मतलब है 10 से बड़ी है, और वैल्यू 20 से छोटी भी नहीं है, इसका मतलब है कि वो 20 से भी बड़ी है। अब देखो, अगर वो वैल्यू 20 से भी बड़ी है ना बेटा, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 20%। 0.2 यानी 1 इज द 100%, तो 0.2 इज द 20% ऑफ 1, राइट। उसके बाद इन्होंने कॉस्ट को कैलकुलेट किया, और देखो कॉस्ट को भी कैलकुलेट किया ना, तो प्रोसेस के सिंबल के अंदर रखा। एक वैल्यू अलॉट की वेरिएबल को, उसको भी प्रोसेस के सिंबल के अंदर रखा। सॉरी। ठीक है भाई। अब इसी तरह से जब ये सारे मामलात हो गए, तो इन्होंने कहा कि आपके टोटल टिकट्स जो है ना वो इतने कॉस्ट की है, और कॉस्ट की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया। अब ये छोड़ दो कि वेरिएबल को कॉल किया स्क्रीन के ऊपर, उसकी वैल्यू कैसे डिस्प्ले हुई है, सारी बातें अभी हम सूडो कोड के अंदर भरपूर तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद इन्होंने प्रोग्राम को एंड कर दिया यहाँ पे, द प्रोग्राम गॉट एंड। तो अब ये देखो कि एक एल्गोरिदम था, एल्गोरिदम क्या था, ये एग्जांपल नंबर 4 इज एल्गोरिदम। ये हमें मिला एज अ बिगर प्रॉब्लम, राइट। हमने उसको थ्रू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सूडो फ्लो चार्ट, हमने उसको यहाँ सॉल्व किया बाय द यूजिंग ऑफ डिफरेंट सिंबल्स, और वही सारे सिंबल्स जो अभी हमने डिस्कस किए थे वो सारे हमने यहाँ पे यूज कर लिए। तो आई गेस सो कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि भाई एक स्ट्रक्चर चार्ट या एक स्ट्रक्चर डायग्राम क्या होती है, और एक फ्लो चार्ट क्या होता है। स्ट्रक्चर चार्ट डिकम्पोजिशन को डिफाइन कर रहा होता है, फ्लो चार्ट आपके असल में जो कोड है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसका फ्लो डिफाइन करता है, ठीक है। अच्छा बेटा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अ, बेटा मुझे बताइएगा मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, बिल्कुल। आई गॉट यू। तो मुझे आवाज क्लियर है। ठीक है। अब जल्दी से हम यस चलते सर। हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है सूडो। अब उस सूडो कोड को इस क्लास में हम पूरी तरह से तो नहीं पढ़ रहे, जाहिर सी बात है, लेकिन हम सूडो कोड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़ने चाहिए। अच्छा जी। उससे पहले मैं एक और चीज देख लूं कि हम्म, कोई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। अब मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वहां पे हम चलते हैं और सूडो कोड को देखते हैं। ये रहा। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी, बताइएगा। सर सूडो कोड में कोई पिक्चर नहीं होती। वी डोंट यूज एनी नहीं लाइक नहीं नहीं स्ट्रक्चर नहीं नहीं, डायग्राम। नो नो नो, सूडो कोड नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अभी आते हैं सूडो कोड के ऊपर। देखो सूडो कोड से ऊपर मैंने बच्चों को कुछ चीजें और भी समझाई नहीं थी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों यूज होती है, और मुझे लगता है कि इतना तो आपको पता ही होता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। हमारे पास 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, मशीन लैंग्वेज है, असेंबली है, हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद डिस्कशन सीधा सी बात है, जब हम वो एक साल वाले बैच में होते हैं ना, तो हम बहुत सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं, अभी हम नहीं कर सकते। अब जल्दी से बता देता हूँ कि सूडो कोड क्या होता है। बेटा बात समझना मेरी बात को। एक जनरलाइज्ड कोड है जिसको हम सूडो कोड कहते हैं। आपके एक्चुअल प्रोग्राम जो कि आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज पे या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप जो कोडिंग कर रहे हो ना, उस कोडिंग से पहले अगर आप एक रफ रफ स्केच अपने कोड का बनाना चाहते हो, ठीक है, अपने कोड का बनाना चाहते हो एक रफ स्केच, तो दैट इज द सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है? क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं। क्या इसका कोई आईडीई मौजूद है? नहीं। क्या इसकी कोडिंग करना पॉसिबल है? नहीं। फिर ये क्या है?
एक जनरलाइज्ड कोड है अपनी बात को समझाने का। देखो मैं समझाता हूँ आपको। सीन ऐसा है कि भाई मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर हाउस है ना, उसमें कुछ डेवलपर्स बैठे हुए हैं और एक बंदा टीम लीड है। टीम लीड का मतलब है वो अपनी टीम को लीड कर रहा है। तो अब क्लाइंट एक प्रोजेक्ट लेके आया, क्लाइंट ने कहा भाई ये बनवाना है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम डेवलपर्स के साथ जब बात करते हैं ना आपस में, तो हम टेक्निकल बात करते हैं। टेक्निकल बात करने का मतलब ये कि यार इसमें ये चीजें होंगी, ऐसे इसमें इनपुट दिया जाएगा, ऐसे इसको डिस्प्ले कराना है, ऐसे इसको लिंक करना है, ऐसे इसके एडिटिव्स को डिफाइन करना है, ऐसे यहाँ पे हमने ये करना है। भाई ये सारी चीजें होती है। अब ये जो सारी चीजें होती है ना, ये एक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को ही यूज करके बताई जा सकती है, टेक्निकल बातें जो है। अब मिसाल के तौर पे एक डेवलपर बैठा हुआ है जो पाइथन में कोड करता है, एक बैठा हुआ है सी प्लस प्लस में काम करता है, एक बैठा हुआ है जावा में काम करता है, एक बैठा हुआ है वो वेब डेवलपर है, एक बैठा हुआ है वो किसी और लैंग्वेज में काम करता है, नेम इट एनी लैंग्वेज। अगर मैं यहाँ पे अपने लोगों के सामने जाऊं और बोलूं कि यार ये पाइथन का कोड देखो और ये समझ लो कि तुमने ये काम करना है, तो मुझे बताओ कि जो पाइथन का डेवलपर है उसको छोड़ के जो बाकी तीन लोग हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज में काम करते हैं, क्या उनको वो बात समझ में आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस लैंग्वेज के सिंटेक्स से ज्यादा फेमिलियर नहीं है, वो उस लैंग्वेज को यूज नहीं करते, वो उसमें डेवलपमेंट नहीं करते। और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, हर बंदे को एक जो लैंग्वेज सूट करती है वो उसमें डेवलपमेंट करता है। तो अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि हम किसी चीज को यूनिफाई कर दें और ऐसी चीज बना दें कि जो हर एक बंदे ने पढ़ी हो और हर एक को समझ में आती हो, तो वो चीज एक जनरल चीज बन जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तो एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम करती है कि भाई आप किसी भी मुल्क चले जाओ तो टूटी फूटी ही सही लेकिन कोई ना कोई इंग्लिश तो समझ ही जाएगा। जनरलाइज चीज हो गई है एक। सिमिलरली कोडिंग के अंदर अगर जनरलाइज कोई चीज है तो वो सूडो कोड है। नाउ द थिंग इज दैट कि सूडो कोड का ना तो कोई ग्लोबली कोई रूल है, ना कोई सेट सिंटेक्स है, ना कोई ग्रामेटिकल काइंड ऑफ रूल्स हैं, कुछ भी नहीं है। सही है। सूडो कोड एक ऐसी चीज है कि जैसे वो कहते हैं ना यार बस मैंने अपनी समझ के लिए किया है, जब मैं बाद में देखूंगा ना मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या करना था। बस ये चीज है सूडो कोड का नाम। ग्लोबली इसकी ना कोई भी सिंटेक्स, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल ये हुआ कि जैसे आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैं तो शेयर ही आपके साथ क्या कर रहा हूँ, रूल्स फॉर सूडो कोड। तो भाई अभी आप कह रहे थे कि रूल्स तो होते ही नहीं है, फिर रूल्स कहाँ से आ गए? अब बताता हूँ। रूल्स यहां से आ गए कि कैम्ब्रिज ने कहा, देखो कैम्ब्रिज जो ओ लेवल्स का पार्ट जो विंग है ना कैम्ब्रिज का, वो अपने आप को क्या कहता है? वो कहता है कि मैं एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हूँ। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होने का मकसद ये है कि अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्पॉन्सर करूंगा ना तो आई हैव टू पे फॉर इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो इसीलिए उसने चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमें तीन लैंग्वेजेस का ऑप्शन जरूर दिया है कि यू कैन ऑप्ट फॉर पाइथन, जावा और वीबी, बट कंपलसरी नहीं किया। स्टूडेंट के ऊपर ऑप्शन रखा है कि भाई तुम चाहो तो इनमें कर दो, नहीं चाहो तो सूडो कोड इज देयर। अच्छा अब वापस आते हैं, रूल्स क्यों बनाए? क्योंकि देखो अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास चार बच्चे बैठे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, चारों ने सूडो कोड को ऑप्ट किया और अपने सवाल को सॉल्व किया, चारों ने डिफरेंट रूल्स को फॉलो कर लिया अपने अपने जहन के हिसाब से, जो उनको समझ में आया ना कि हाँ हाँ बस ये चीज मुझे समझ में आ रही है, उन्होंने वो चीज फॉलो कर ली। मुझे बताओ एग्जामिनर जो है वो किस बेसिस पे मार्क करेगा उनको? क्योंकि भाई मार्क करने के लिए यू नीड टू सेट अ रूल ना। अब चारों लोग कह रहे हैं कि भाई हमने भी सही किया है, वो कह रहे हैं मैंने भी सही किया, मैंने भी सही किया, और हो सकता है उन चारों ने टेक्निकली बात सही की हो, लेकिन क्योंकि हमने तो यूनिफाई करना है ना हर स्टूडेंट को कि हमने मार्क इस बेसिस पे दिया है, दैट्स व्हाई कैम्ब्रिज सेड कि भाई हमने सूडो कोड का रूल क्रिएट किया है। और ग्लोबली सूडो कोड का कोई भी रूल नहीं होता। जैसे आजकल की हमारी जनरेशन है, चैट जीपीटी के को हमने अपना सगा भाई मान लिया है काफी हद तक। तो भाई आप उस पर अगर जाएंगे ना और आपने नहीं बताया होगा कि मैं कंप्यूटर साइंस 2210 की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको सूडो कोड का कोई भी सेट सिंटेक्स कभी भी नहीं देगा। अब वो एक दफा कुछ और देगा, अगली दफा कुछ और देगा, अगली दफा कुछ और देगा, क्योंकि है ही नहीं। अब जितने आप मुझसे ये बहस थोड़ी सी कर सकते हैं कि सर हमने तो ऑनलाइन सर्च किया था, सूडो कोड का ना कंपाइलर है। भाई देखो जो सूडो कोड का कंपाइलर है ना, वो टीचर्स ने जो कैम्ब्रिज पढ़ाते हैं उन्होंने खुद क्रिएट किया हो, उस रूल को देखते हुए कि जो सिलेबस में अपडेट हुआ है। सिंपल। ये तो आप भी कर लो, चैट जीपीटी पे जाओ उसको बोलो यार कोडिंग करवा दो मुझे, जरा कोडिंग कर दो, बल्कि मुझे कि मुझे एक कंपाइलर क्रिएट करना है सूडो कोड के लिए, उसके ये रूल्स हैं, बस वो कर देगा आपको। तो भाई इस वजह से सिर्फ सूडो कोड के रूल्स बनाए गए हैं टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर फॉर यू गाइस, एंड आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो भाई सूडो कोड जो है ना,
पहली बात तो इसकी स्पेलिंग पे मत जाना, ये पी स्यूडो कोड नहीं है, ये सूडो कोड है, ठीक है, पी साइलेंट। तो दूसरी बात क्या है इसके अंदर कि एक जनरलाइज्ड कोड है, और हर डेवलपर हर प्रोग्रामर को ये इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि उसमें कोई समझने वाली इतनी खास बात है ही नहीं। इजी टू अंडरस्टैंड फंक्शंस कीवर्ड्स हैं इसके अंदर, और वही हमने डिफाइन करने हैं। अब उस पे आ जाते हैं जल्दी से, रूल्स को खत्म करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं इसी के साथ, क्योंकि लाइट भी जाने वाली है। अच्छा, पहला रूल देखो, पहला रूल लिखा हुआ है, अ नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट इज यूज थ्रू आउट। इंग्लिश तो तुम लोग समझ ही गए होगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? दो तरह के फॉन्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है प्रोपोर्शनल फॉन्ट और एक होता है नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट। पहले बात कर लेते हैं प्रोपोर्शनल फॉन्ट की। ये देख रहे हो, दिस इज अ प्रोपोर्शनल फॉन्ट। ये मैंने जो क्लास लिखा है ना, इसको जरा गौर से देखो, ये एक प्रोपोर्शनल फॉन्ट है। प्रोपोर्शनल फॉन्ट वो होता है जिसमें हर लेटर की विड्थ के हिसाब से स्पेस दी जाती है। हर लेटर की विड्थ के हिसाब से स्पेस जिसमें दी जाती है उस फॉन्ट को कहते हैं प्रोपोर्शनल फॉन्ट। बेटा एक सेकंड दे मुझे, मतलब पानी ले लो। हाँ बच्चों, तो भाई जिस फॉन्ट में हर लेटर की विड्थ के हिसाब से स्पेस दी जाती है वो कहलाता है प्रोपोर्शनल फॉन्ट। तो इसका वाइस वर्सा कर दो, कि जिस फॉन्ट के अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द लेटर हम सेम अमाउंट ऑफ स्पेस देते हैं हर लेटर के बीच में, उसको कहलाते हैं नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट। अब ये देखो, यहाँ पे क्लास देखो, सी के हिसाब से सी की स्पेस दी है, एल के हिसाब से एल की स्पेस दी है, ए के हिसाब से ए की स्पेस दी है, और हर लेटर के विड्थ के हिसाब से उसकी स्पेस दी हुई है। लेकिन यहाँ पे देखो, विड्थ के हिसाब से नहीं है, बल्कि सेम अमाउंट ऑफ स्पेस हर लेटर में दी हुई है। तो दिस इज द प्रोपोर्शनल नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट। हाँ, इतनी ज्यादा स्पेस भी नहीं देनी होती, वो बात अपनी जगह सही है, बट समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा ब्रॉड कर दिया, ठीक है। अब ये देखो ना, ये हमने लिखा हुआ है बिल्स यहाँ पे, और ये बिल्स लिखा हुआ है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये नॉन प्रोपोर्शनल है और ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आते हैं बेटा, पहला पहला रूल तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे रूल के ऊपर, जो कि है कि ऑल कीवर्ड्स वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक एक्शन फॉर एग्जांपल इनपुट आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। हाँ, अब आते हैं इसमें। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ना एक चीज होती है जिसको आपने सुना ही होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वो क्या होता है भाई? फंक्शंस। राइट, वी हैव फंक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मिसाल के तौर पर हम पाइथन पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे भाई एक फंक्शन का नाम है प्रिंट, है ना। अगर सी प्लस प्लस पढ़ रहे होंगे तो हम बोलेंगे वालेकुम अस्सलाम बेटा। अगर हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे होंगे तो हम बोलेंगे कि भाई एक फंक्शन है सी आउट, एक है सी आई एन, है ना। हम कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे तो हम बहुत सारे फंक्शंस को डिफाइन कर रहे होंगे, राइट। तो अब समझो कि सूडो कोड में बस अपने आप को एक अलग दिखाने के लिए दूसरों से हमने क्या किया, हमने कहा कि फंक्शंस ही हैं, फंक्शंस ही हैं, लेकिन उन फंक्शंस को हम फंक्शंस नहीं बोलेंगे, बल्कि हम बोलेंगे भाई कीवर्ड्स। तो सूडो कोड के जो फंक्शंस होंगे उनको हम टेक्निकली स्पीकिंग में क्या बोलेंगे? कीवर्ड्स, सही है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, यूज टू डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक एक्शन, फॉर एग्जांपल इनपुट, फॉर एग्जांपल आउटपुट, है ना। तो जो भी चीजें होंगी, जो फंक्शंस होंगे सूडो कोड के, तो उनको हम कीवर्ड्स बोलेंगे, और आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। लाजमी है कि वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। लेकिन एक बात मैंने यहाँ पे मेंशन की है, देखो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो ना, तो हर चीज कंप्यूटर साइंस वाली पढ़ो। कैपिटल लेटर इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से अच्छा वर्ड हो सकता है, लेकिन सीएस के हिसाब से नहीं है। सीएस के हिसाब से आप क्या यूज करोगे? अपर केस। कभी भी बात रखना कि कैपिटल लेटर लिख रहे हो तो बोलो अपर केस, स्मॉल है तो भाई लोअर केस, सही है? ये टेक्निकल टर्म्स है। अब आ जाओ थर्ड रूल के ऊपर, ऑल नेम्स गिवन टू डाटा आइटम्स एंड सब रूटीन स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। अब बात आ गई दो मुख्तलिफ, भाई डेटा आइटम। हाँ भाई, डेटा आइटम क्या होता है? चलो, अब मसला आ गया हमारे पास। देखो, हमारे पास ना दो चीजें होती हैं, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एक, हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर, सूडो कोड की बात नहीं कर रहा, प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेट गोल प्रोग्रामिंग ही है, और उसका जो थोड़ा सा थीम बनाना है वो सूडो कोड के थ्रू बनाना है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ पहले हमारे पास कांस्टेंट की और वेरिएबल की। तो दो चीजें हैं हमारे पास जो प्रोग्रामिंग में हम थ्रू आउट यूज करते हैं, वो है कांस्टेंट और वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होता है? हम लोग समझते हैं कि भाई नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं ना।
नंबर्स को कांस्टेंट कहते जरूर हैं, लेकिन सिर्फ नंबर्स ही कांस्टेंट है, ये बात गलत है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, हुज वैल्यू इज फिक्स्ड या अनचेंजेबल, है ना। जो भी चीज की वैल्यू फिक्स्ड है वो चेंज नहीं हो सकती भाई, वो कांस्टेंट है। हाँ उसमें अब नंबर्स भी आ जाते हैं डेफिनेटली, जैसे मिसाल के तौर पे 5 लिखा हुआ है तो आप कभी भी 5 = 6 नहीं मानोगे, नॉट पॉसिबल, राइट। वैल्यू फिक्स है। लेकिन क्या सिर्फ नंबर्स ही है, नहीं। ग्रेविटी देख लो, वैल्यू फिक्स है ना भाई। और इसी तरह आप देख लो, आपके पास क्या है, ये मैंने लिखा नहीं है, ये पाई की वैल्यू है। ये आपके पास केमिस्ट्री की एक टर्म है, एवो एवोगैड्रो एवोगैड पता नहीं क्या स्पेलिंग है इसकी, खैर एवोगैड्रोस नंबर है भाई, ठीक है। ये भी फिक्स है। तो इस तरह पता ये चला कि जो भी चीजें दुनिया में फिक्स्ड वैल्यू देती है ना, तो वो सारे कांस्टेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल असल में वो होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। वेरी सिंपल हो गया कि भाई वेरिएबल वो चीज है जिसकी वैल्यू क्या है, चेंजेबल है, फिक्स नहीं है, वो कहलाता है वेरिएबल। बेटा एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ बेटा, तो हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की। देखो प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूँ कि वेरिएबल असल में वो चीज़ होती है कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंजेबल होती है, चेंज हो सकती है आराम से। अब इसमें जाहिर बात है सारे के सारे अल्फाबेट्स आ जाते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कोई भी चीज़ ऐसी कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट है क्या, वेरिएबल असल में एक एम्प्टी लोकेशन का नाम है जो हम रिजर्व कराते हैं अपनी मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू को होल्ड करने के लिए। बहुत मुश्किल बात हो गई हजम करना, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मान लो कि हमारी रैम है, ठीक है, और रैम एक अमाउंट की रैम है, मिसाल 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, मोर देन दैट है, रैम है, ठीक है। हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें ना कुछ वैल्यूज होंगी जो स्टोर करवानी होंगी इन द नियर फ्यूचर, अपने ही उस प्रोग्राम के, ठीक है। बेटा ये मैं आपको अभी बता दूंगा कि मैं एफिलिएशन मेरी कहाँ कहाँ पे हैं, और फिर हम उस पर बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ना अब क्या होगा कि रैम है ना, अब रैम के अंदर क्या होता है कि आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि मेमोरी जो है ना वो ब्लॉक से बनती है, सही है। तो हम क्या करेंगे कि ना अपने प्रोग्राम में पहले से अपने प्रोग्राम को बता देंगे कि भाई मुझे ना इस नाम के अंडर में, यार ये मैं तुम लोगों को बता देता हूँ ना बना के, ये देखो, जब तक बात नहीं जब तक बनाऊंगा नहीं तो बात पूरी नहीं होगी। ये देखो ये लो, देखो ये ना हमारे पास मान लो कि रैम है, और ये रैम में ना छोटे 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 ब्लॉक्स बने हुए हैं, और ये ब्लॉक्स ना मेमोरी के ब्लॉक्स हैं। भाई इस शक्ल की, इतनी गंदी शक्ल की रैम होती नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो कि ये रैम है, ठीक है, ये रैम है। अब अब मैंने एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल का मैंने कोई भी नाम रख दिया, मिसाल के तौर पे मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया क्लास, है ना। मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया क्लास। क्या डेटा टाइप्स की बात हम कर चुके हैं, नहीं आगे आ रही है, ओके ओके। अब ये वेरिएबल क्या होगा कि जब मैं इसको डिक्लेयर करूंगा, देखो वेरिएबल को ना प्रोग्रामिंग में हम लोग डिक्लेयर करते हैं, यानी अपने कंपाइलर को बताते हैं कि मैंने इस नाम का और इस डेटा टाइप का वेरिएबल लिया। कभी बताते हैं डेटा की टाइप, कभी नहीं भी बताते, डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। अच्छा, अब मान लो कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, अपने कंपाइलर या इंटरप्रेटर को बताया कि भाई मैंने एक वेरिएबल लिया इस नाम का। तो वो क्या करेगा कि जो वेरिएबल आपने लिया होगा ना उसके डाटा टाइप के अकॉर्डिंग, अभी हम बाद में पढ़ेंगे डाटा टाइप कौन कौन सी होती हैं, वो ना मेमोरी में कुछ स्पेस रिजर्व करा दे। नाउ दिस इज द एम्प्टी स्टोरेज दैट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द डेवलपर, और वो रिजर्व उस वेरिएबल के नाम के अंडर में होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कहा कि यार एक काम करो, मेरे ना एक टेबल रिजर्व कर दो इस दिन के लिए। अब वो क्या करेगा, वो आपसे नाम पूछेगा और उस दिन के लिए आपकी टेबल को रिजर्व कर देगा। अब क्या होगा, फायदा, इसका फायदा क्या है। अब उस दिन क्या हुआ कि भाई इतना रश बढ़ा कि भाई पूरा रेस्टोरेंट फुल हो गया। अब एक बंदा आया, उसने कहा यार मुझे खाना है, तो उस वेटर ने कहा कि यार जगह तो कोई भी नहीं है। तो उसने कहा यार वो टेबल देखो वो खाली पड़ी हुई है। वो कहेगा सर ये टेबल रिजर्व्ड है, लेकिन मैं ऑडिबल नहीं हूं, ऐसा है क्या।
सर आ रही है आवाज? हाँ भाई, ये बड़ा मसला है, किसी के लिए ऑडिबल Yes. नहीं हूँ, किसी के लिए ऑडिबल हूँ। आई डोंट नो कि क्या मसला है। आई होप सो कि मुझे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही हो। अब देखें बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि अब वो वेटर कहेगा कि सर वो तो रिजर्व्ड है टेबल, और वो इस नाम से रिजर्व्ड है ना। तो वही कॉन्सेप्ट रैम के अंदर भी है कि भाई वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि मैं एक मेमोरी के अंदर अपनी एक लोकेशन को रिजर्व करा रहा हूं अंडर अ लेबल, और वो लेबल असल में वेरिएबल का नाम होता है। ठीक हो गया। वो होता है वेरिएबल का नाम, और उसके हिसाब, उसकी डेटा टाइप के हिसाब से वो उसकी एक स्पेस को रिजर्व कर देता है। फायदा, जब आपका कंप्यूटर बहुत लोड में चल रहा है या रैम बहुत ही ऑक्यूपाइड चल रही है, 99% रैम, चलो 99%, 90% रैम ऑक्यूपाई हो गई है, कंप्यूटर आपकी उस रिजर्व्ड स्टोरेज को हमेशा वैकेंट रखेगा, विच बेसिकली मीन्स कि आप जब अपना प्रोग्राम रन करोगे तो कंप्यूटर विल हैव an ample amount of storage for any kind of input of any value from the user and to execute and process it accordingly। बहुत अंग्रेजी हो गई ना। तो भाई इस तरह से ये काम होगा। तो वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है ना प्रोग्रामिंग में, वो मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन किया, हो सकता है आपको ना भी बात समझ में आई हो। देखो, अगर किसी बच्चे को कोई चीज ना समझ में आई हो ना, याद रखो वो चीज नोट डाउन करो, और व्हाट्सएप के ग्रुप पे या डीएम में मुझे डायरेक्टली बताओ कि सर ये वाला पॉइंट था ना, ये समझ में नहीं आया। भाई हो सकता है ना समझ में आया, हो सकता है आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए वैकेंट हो गया हो, तो मैं आपको वॉइस नोट करके वो चीज जल्दी से समझा दूंगा, उसको नोट डाउन कर लेना। तो अब मैं सर ये ये आप सारी बातें, हाँ बोलो। सर ये आपकी रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ अवेलेबल होगी? ये यूट्यूब पे होगी और लिंक आपके ग्रुप में होगी, है ना भाई। ओके, थैंक यू सर। ओके। अब ये बात समझ लो कि ये जो वेरिएबल है ना, जो अभी मैंने आपको डिफाइन किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो यूज होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये वेरिएबल सूडो कोड के अंदर वेरिएबल नहीं कहलाता, बल्कि क्या कहलाता है, डेटा आइटम। इतनी बहस हमारी हुई है सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई डाटा आइटम सूडो कोड के अंदर ये होता है जो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल होता है, राइट। और इसका रूल ये है कि भाई तुमने जो भी वेरिएबल बनाना है बनाओ, बट इसका जो पहला वर्ड होगा ना, अकॉर्डिंग टू द रूल वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। दिस इज द रूल। ये थर्ड रूल है सूडो कोड का। यहीं पे हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे, उसकी वजह बता रहा हूँ कि ये जो चौथा रूल है ना, वेयर कंडीशनल एंड लूप स्टेटमेंट्स आर यूज रिपीटेड और सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स आर इंडेंटेड बाय टू स्पेसेस, भाई ये जब तक इफ एल्स का स्टेटमेंट करवा नहीं लूंगा ये रूल समझ में नहीं आएगा। तो याद रखो इस बात को कि जब मैं इफ एल्स का कंडीशन करवा रहा हूँ, इनशाला नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी, तो मुझे याद दिलाना कि सर आपको चौथा रूल समझाना था। आपने कहा था इफ एल्स के बाद समझाएंगे, इफ एल्स हो गया, चौथा रूल जरा समझा दें। ये कोई भी एक बंदा मुझे याद दिला देगा तो इनशाला मैं जो हूँ आपको ये रूल भी समझा दूंगा। एंड अभी तक के लिए अच्छा, डेटा टाइप्स का टॉपिक भी है वैसे तो, जल्दी से बता देता हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो बहुत सारा पढ़ने के लिए बैठे हुए हो ना, तो अब ये मत समझना कि क्लास बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और ऐसा वैसा होगा, नहीं भाई, बहुत देर में खत्म होगी क्लास। हमारे पास ना डेटा टाइप्स होती हैं। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा क्या होता है। याद रखना कि कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं ना, रॉ, कोई भी चीज रॉ है, अनप्रोसेस्ड है, दैट इज डेटा। इसकी मिसाल मैंने ना यहाँ पे ड्रॉ करके दी थी। मान लो कि जो ब्लू से लिखा हुआ है ना, ये नहीं है। मान लो कि ये नहीं है, अभी भूल जाओ इसको। अभी इस लाइन को पढ़ो, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन को पढ़ो। ये लाइन ना जो ग्रीन में लिखी हुई है ना, देखो तुम इसको पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। क्या इस लाइन का मकसद तुम्हें क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है बिलाल 75% ए @gmail.com पास। भाई लाइन पढ़ी तो जा रही है, लेकिन क्यों है यहाँ पे, क्या मकसद क्या है, ये डिफाइन नहीं हो रहा। तो डेटा हर उस चीज को कहते हैं कि जो रॉ होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, और वो पढ़ा तो जा रहा होता है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़े तो जा सकते हैं, लेकिन उनका मकसद डिफाइन नहीं हो रहा। दैट इज डाटा। इंफॉर्मेशन क्या होता है? मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा, यानी डाटा को जब मैंने प्रोसेस किया, एक प्रोसेस से गुजारा, उसको मीनिंगफुल बना दिया, अब वो रॉ नहीं रहा, तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब देखो, मैंने इसी लाइन को एक प्रोसेस से गुजारा और ऊपर मैंने कुछ चीजों को ऐड कर दिया। अब ये ब्लू लाइन को पढ़ने के बाद, अब इसके साथ मिला के जब तुम इन चीजों को पढ़ रहे हो, तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? यस, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये बिलाल एक नेम है, ये परसेंटेज है उसकी, ये ग्रेड है, ये ईमेल आईडी और ये स्टेटस है।
है ना। तो भाई इंफॉर्मेशन और डेटा में ये फर्क होता है। अब आजकल का जो मार्केट नॉर्म बन गया है ना, वो ये है कि हम इंफॉर्मेशन के मीनिंग के ऊपर डेटा का वर्ड यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपसे कोई कहता है कि यार जैसे हम कहते हैं यार मोबाइल में ना बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो मुझे बताओ कि जो तुम्हारे मोबाइल में पड़ा हुआ है कि वो तुम्हें देख के समझ में नहीं आता कि क्या है। वो तुम्हें समझ में आता है, वो मीनिंगफुल है। एक पिक्चर जो है मीनिंगफुल डाटा होता है, एक वीडियो मीनिंगफुल डाटा होता है, यस एक व्हाट्सएप की चैट मीनिंगफुल डाटा है। लेकिन तुम उसको डाटा क्यों बोलते हो फिर? तुमने कभी ये सुना है कहते हुए कि यार मेरे फोन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है? अगर कोई ऐसा बोलेगा भी ना तो आप ये समझोगे कोई रिसर्च वर्क कर रहा है अपने फोन में, भाई उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन है। तो ये मार्केट नॉर्म बन गया है कि हम इंफॉर्मेशन के मीनिंग के ऊपर डाटा का वर्ड यूज करें, डाटा साइंस, डाटा ये, डाटा वो, फला फला फला, डाटा बहुत ही फैंसी वर्ड बन गया है। बट टेक्निकली हम गलत कर रहे हैं, हमें उसको इंफॉर्मेशन कहना है क्योंकि वो मीनिंगफुल फॉर्म नहीं है। ओके। तो हमारे पास भाई कुछ डाटा की टाइप्स होती हैं कि जो हम ना प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं, सही है। और वही डाटा की टाइप्स एग्जैक्टली हमारे पास सूडो कोड के अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक तो लाइट गई भी है हमारी, और आप लोग भी थोड़े से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो ये वाला टॉपिक ना हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। इसके साथ साथ और चीज़ें भी लिंक होंगी, और फिर सूडो कोड तो फॉर्मली हम स्टार्ट कर लेंगे अगली क्लास से, और आज अच्छा खासा कर लेंगे इंशाल्लाह, कोशिश यही है। तो भाई आज की क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या आप लोगों का अगर कोई फीडबैक है इस क्लास को लेकर, तो आप लोग काइंडली मुझे बताएं आपको क्लास कैसी लगी, आपको सही लगा, आपको लगा कि नहीं कोई मैथडोलॉजी में चेंज लेके आना चाहिए। तो आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। और अगर आप यहाँ पे नहीं भी बताना चाहते तो व्हाट्सएप ग्रुप इज फॉर यू, आप वहाँ पे मुझे बताइए, फीडबैक दें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई क्रिटिक भी करेगा तो मुझे सही लगेगा कि भाई मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके। तो दिस इज इट। और आज की क्लास में आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आप लोगों को हम इसी स्पीड से अगर चलते रहे तो मेरा गला मजीद खराब हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलें। तो अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। और मेरी अल्लाह हाफिज़।